आज की डिजिटल एज में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोने से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर, हर एक क्लिक डिजिटल फुटप्रिंट अपने पीछे छोड़ देता है। लेकिन क्या हम इसमें छुपे हुए खतरे से अवेयर हैं? आखिर किस तरीके से हमारा डाटा कलेक्ट होता है? जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी कर दिया है, वहीं इसके साथ ही कुछ नए नए चैलेंजेस भी आए हैं। और आज का सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज है वो है डाटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी। आखिर क्या होता है डाटा प्राइवेसी? डाटा प्राइवेसी कंपनीज को ये राइट देता है कि वो यूजर्स का डाटा कैसे कलेक्ट करें, कैसे यूज करें और उसको कैसे रिस्पॉन्सिबली शेयर करें। बट ये कंपनीज आखिर डाटा कलेक्ट करती कैसे हैं? कंपनीज जो मेनली डाटा कलेक्ट करती हैं वो वेबसाइट्स के थ्रू, एप्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वेबसाइट्स डाटा कलेक्ट कैसे करती हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों ने कभी वेबसाइट विजिट की होगी तो ये मैसेज तो जरूर देखा होगा, एक्सेप्ट कुकीज। अब ये कोई कुकीज खाने वाली है? नहीं। एक्चुअली ये कुकीज फाइल्स होती हैं जो आपके ब्राउजर से बनती हैं और आपकी जो डिवाइस है, जो लोकल स्टोरेज है, उसमें सेफ रहती हैं। और इस कुकीज में आपसे रिलेटेड काफी कुछ इंफॉर्मेशन रहती हैं। लाइक एन एग्जाम्पल, हम कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एन अमेजोन। अब अमेजोन की जब आप वेबसाइट विजिट करते हो तो ये जो कुकीज है ये आपका डाटा स्टोर कर लेगी, क्या क्या आपने कार्ट में डाला है, कौन कौन सा आपने प्रोडक्ट्स देखे हैं, किस किस चीजों में आपका इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप अमेजोन की वेबसाइट विजिट करोगे तो अमेजोन को पता है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, कौन से प्रोडक्ट आपको पसंद है, तो वही प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट किए जाएंगे। इसलिए जो वेबसाइट्स हैं वो कुकीज का इस्तेमाल करती हैं यूजर्स का डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कि एप्स कैसे यूजर्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। एप्स का जो यूजर्स का डाटा कलेक्ट करने का जो है बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो आपसे परमिशन मांगता है, तरह तरह की परमिशन मांगता है, आप उनको एक्सेस दे देते हो, तो जिससे आपका डाटा इजिली कलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि हमें कोई ऐसे सस्पिशियस एप्स को परमिशन नहीं देना है, अननेसेसरी परमिशन नहीं देना है। सपोज लाइक एन एग्जाम्पल, कोई कैलेंडर वाला ऐप डाउनलोड किया आपने, कोई कैलकुलेटर वाला ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, तो वो आपसे बोल रहा है कि आप मुझे कॉन्टेक्ट का एक्सेस दे दो, आप मुझे इमेजेस का एक्सेस दे दो, आप मुझे अपनी लोकेशन का एक्सेस दे दो। तो ये अननेसेसरी एक्सेस है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी एक्सेस नहीं दे देना है कोई भी ऐप को। सारा जो डाटा कलेक्ट करता है ना कोई, तो वो करता है सोशल मीडिया। पर कोई इंसान को अपने आप को भी इतना अच्छे से नहीं जानता जितना सोशल मीडिया उसको जानता है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूँ इंस्टाग्राम का ही, तो इंस्टाग्राम ही आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपसे हेल्थ रिलेटेड डाटा, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी सर्च ब्राउजिंग हिस्ट्री। इससे होता क्या है कि जब भी होता है ना कि भाई हम कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे हमने कुछ नेट पर सर्च करा और उससे रिलेटेड हमें रील्स आने लगी, उससे रिलेटेड हमें एड्स आने लगी। अब एक सवाल आता है, यार ये जो कंपनीज हैं अब ये डाटा कलेक्ट करके करती क्या है भाई? इनको क्या मतलब मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, इनको क्या मतलब मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन से, इनको क्या मतलब मेरी हेल्थ केयर डाटा से। अब मान के चलो मैं कोई कॉफी का आउटलेट खोलूं या फिर टी का आउटलेट खोलूं या फिर दोनों का आउटलेट खोलूं, यानी टी और कॉफी दोनों रखूं। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि इस एरिया में लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या फिर या टी पीते हैं। तो अब मेरे पास एक वे तो ये है कि मैं ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टीजमेंट को अडॉप्ट करूँ, वो तरीका अपनाऊँ जो ट्रेडिशनल हो, यानी कि मैं क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दूँ, बैनर लगवाऊँ। दूसरा तरीका हमारे पास है कि भाई मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाऊँ, उनसे बोलूँ कि मुझे कस्टमर्स का लाके डाटा दो। अगर हम पहला तरीका अपनाते हैं, यानी कि हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, बैनर लगवाते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि बहुत ही कम लोग कन्वर्जन होगा कि भाई ये कुछ आउटलेट खुला है, इसमें हम चलो हम ट्राई करते हैं, या फिर के नाम से कोई इस जगह हम जाने का ट्राई करते हैं, नई चीज़ कुछ खुली है तो हम उसमें इंटरेस्ट लोगों का कम होगा। क्यों होगा? कि अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में मुझे कोई अगर हम एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कितने बार देखा जाएगा? 2-1 बार, ठीक है, 2-1 बार वो एडवर्टीजमेंट देखा जाएगा। हम न्यूज़पेपर कितने बार पढ़ते हैं? और अगर हम बैनर्स लगवाएं तो बैनर्स में आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि हमने यार ये एडवर्टीजमेंट देखा तो हम चलो इस जगह जाते हैं, और हमें कितने लोगों को याद रहता है कि हमने क्या चीज़ बैनर में देखी या फिर क्या चीज़ हमने ये अब्सॉर्ब करी। लेकिन जो सेकंड तरीका है वो सबसे इफेक्टिव वे है, और यही चीज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि आउटलेट का, ठीक है। अब सोशल मीडिया क्या करेगी भाई, वो मेरे पास आएगी या फिर मैं उनके पास जाऊँगा, ठीक है। वो बोलेंगे कि भैया हमारे पास तो डाटा है। क्या डाटा है? कि कॉफ़ी कौन पीता है, टी कौन पीता है। अच्छा, अगर आप दोनों खोलना चाहते हो तो हमारे पास ये भी डाटा है कि कॉफ़ी किस टाइम पी जाती है, टी किस टाइम पी जाती है।
कौन सा इंसान किस वक्त कॉफी पीता है, कौन सा इंसान किस वक्त टी पीता है, क्या इंसान किस क्या चीजें पसंद करता है, ये हमारे पास भैया पूरा डाटा है। तो भैया जो तुम अपने एडवर्टाइज में पैसे खर्च कर रहा हो ना, ये हमें दे दो, हम तुम्हें अपने कस्टमर्स का डाटा देंगे और उसमें डबल कन्वर्जन होगा। और ये इफेक्टिव वे होता है और ये बिल्कुल होता है। इसी तरीके से ये जो डाटा है ये कंपनीज को सेल किया जाता है, सोशल मीडिया डाटा को सेल करते हैं। एक और सवाल आ रहा होगा कि हमने जब अकाउंट बनाया था ना सोशल मीडिया पे, तो हमने तो यार बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, यानी कि नाम दिया था, ईमेल आईडी दिया था, फ़ोन नंबर दे दिया था। लेकिन तुम मुझे एक ये बात बताओ, हम क्या सर्च कर रहे हैं, उसी के रिलेटेड हमें एड्स आने लगे, उससे रिलेटेड हमें रील्स आने लगी। कभी कभी तो इतना हो जाता है कि भैया हम कुछ सोच रहे हैं और उसी से रिलेटेड हमें चीज़ें आने लगती हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये डाटा कैसे कलेक्ट हो रहा है? क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस का एक बैनर आता है। आप जब उस पर एक्सेप्ट क्लिक करते हो तो वो सिर्फ एक ये नहीं होता कि हमने बस क्लिक कर दिया, हाँ यार एक्सेप्ट कर लो, कोई क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो एक्चुअली होता है डिजिटल सिग्नेचर। वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया वो सोशल मीडिया को ये अथॉरिटी देता है कि वो आपका डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, किस किस जगह वो सेल करेंगे, कितना वो डाटा कलेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन रहती हैं। वो एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने तो एक्सेप्ट कर दिया, अब वो आपका एक डिजिटल सिग्नेचर है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है डाटा कलेक्ट होता है। लेकिन क्या हो, जो वेबसाइट के थ्रू डाटा कलेक्ट होता है, जो एप्स के थ्रू डाटा कलेक्ट होता है, जो सोशल मीडिया के थ्रू डाटा कलेक्ट होता है, वो पूरा ही लीक हो जाए। और इन्हीं सब लीक्स को कहा जाता है डाटा ब्रीच। अब अगर आप लॉ बैकग्राउंड से होगे तो आपने ये वर्ड से जरूर सुने होंगे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये डाटा ब्रीच क्या होता है? डाटा ब्रीच वो चीज होती है जब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपका पर्सनल डाटा एक्सेस करे। जब कंपनीज के साथ ये चीज होती है तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कोई किसी की पहचान चुरा ले। अब बहुत लोगों को लगेगा कि हमारा डाटा लीक हो जाए, कलेक्ट हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, हम तो खुद ही जो है उधार में हमारी जिंदगी चल रही है, तो हमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि हमारा डाटा लीक हो, कलेक्ट हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ना चाहिए। वो क्यों? इसमें सिर्फ फाइनेंशियली लॉस नहीं है, फाइनेंशियली लॉस है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी पहचान पे भी खतरा, आपकी आइडेंटिटी पे भी खतरा है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी की पहचान चुरा लेना। सपोज कोई आपका हम शक्ल कुछ भी गलत काम करे, लीगल एक्टिविटी करे और उसका सारा का सारा ब्लेम, उसकी सारी की सारी पनिशमेंट आपको मिले, यही चीज होती है आइडेंटिटी थेफ्ट में। आइडेंटिटी थेफ्ट में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि फोन नंबर, आधार कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद वो स्कैम में यूज करते हैं। तो मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो है फ्रांस ट्रैवल। जो डिसेबल है, जो अपाहिज लोग हैं, उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट की एक सर्विस एजेंसी है जो इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इसमें तकरीबन 43 मिलियन, अराउंड अगर मैं इंडिया में बात करूं 4 करोड़ 30 लाख लोगों का डाटा लीक हो गया था, यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट का वो शिकार हो गए थे। पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, वो सारी लीक हो गई। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, मिसाइल 400 जो हमने रशिया से खरीदा था, उसका डाटा अभी जो जुलाई है, 31 जुलाई 2024 को लीक हो गया था, जिसको यूक्रेन हैकर्स ने हैक किया था। चीजें जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डिटेल्स थी, वो सारी हैक हो गई। डाटा ब्रीच का जो एक और कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो होता है फाइनेंशियल लॉस। अगर मैं फाइनेंशियल लॉस की बात करूं, एग्जांपल दूं रियल वर्ल्ड का, तो है वजीर एक्स। वजीर एक्स जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज है, बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि ये क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसमें आप जो है क्रिप्टो सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, फॉरेक्स जो चीज़ें होती हैं उनको बाय सेल कर सकते हो। ये इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका डाटा जो लीक हुआ था वो हुआ था 230 मिलियन, और ये डाटा कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ये वो सब चीज़ें नहीं थी। ये डाटा था डिजिटल एसेट्स, जो क्रिप्टो करेंसीज थे, लोगों के जो डिजिटल एसेट्स थे, उनकी जो वर्थ थी, जो उनकी वैल्यू थी, वो थी 230 मिलियन। अराउंड इंडिया में बात करूं तो 23 करोड़ रुपए का जो एसेट्स थे वो लोगों के चोरी हो गए। अब ये जो डाटा ब्रीच है वो यूजुअली करते कौन है? यूजुअली साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना आइडेंटिटी थेफ्ट जो करते हैं वो यूजुअली साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। वो क्या क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं? फिशिंग मेथड, मैलवेयर, रैंसम, ये सारी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं। अगर फिशिंग मेथड की बात करूँ ना, तो अगर इसका एग्जांपल देता हूँ,
क्या हुआ था कि 2016 टू 17 में फेसबुक पे क्रेज था लाइक्स और कमेंट्स का, बहुत क्रेज था, मतलब अभी भी है बट उतना नहीं है, तो उसमें बहुत सारा क्रेज था। तो उसमें क्या करता था कोई हैकर, कोई भी, या तो ये हैकर तो नहीं लेकिन कोई आम इंसान भी ये चीज करने लगा था। वो क्या करते थे, एक फिशिंग वेबसाइट बनाते थे लाइक्स और कमेंट्स की, ऑटो लाइक्स और कमेंट्स की। अब इंसान क्या करता था, उसको आप कोई ग्रुप में डाल दो, ठीक है, और जैसे ही आप वो फिशिंग जो लिंक थी उसमें क्लिक करते हो, तो वो होता क्या था कि वो एक डिजाइन करा हुआ एक लॉगिन पेज होता था जो बिल्कुल फेसबुक के डिक्टो फेसबुक जैसा दिखता था, मुझे अभी भी याद है, फेसबुक जैसा दिखता था। और उसमें अगर जैसे ही आप अपना पासवर्ड और जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालते थे, तो वो जो जिसने पेज बनाया है ना, वो लॉगिन पेज जिसने फिशिंग पेज बनाया है, वो उसके पास चले जाता था, तो जिससे वो फेसबुक का अकाउंट हैक कर लेता था। ये तो बात हुई फेसबुक का अकाउंट हैक करने की, लेकिन यही चीज, सेम चीज जो बैंक अकाउंट्स हैं और भी जो चीजें हैं उसमें भी ये मेथड, फिशिंग मेथड बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी अगर बात करूं, जो दूसरे हैकर्स होते हैं वो होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। ये यूजुअली जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे काम करते हैं। इनका मतलब खुद नहीं कह सकते कि मैं कुछ का अपना कुछ ये हैक कर लूं, कुछ ये कर लूं, ये नहीं, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही जो है उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तीसरे जो हैकर्स होते हैं ना, वो होते हैं हैक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का नाम सुना होगा, एक्टिविस्ट के तरह ही हैक्टिविस्ट होते हैं, होते ये एक्टिविस्ट ही हैं, बट ये हैकर्स होते हैं जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा या फिर ये कुछ सरकार की कुछ कमियों से नाराज हैं या फिर कुछ भी इस तरह की चीज होती है, ये अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, हैक्टिविस्ट। इनका ना अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, बट मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। बात रखने के और भी तरीके होते हैं, ये नहीं है कि हम किसी का भी डाटा लीक करें फिर उसको ब्लैकमेल करें, हम अपनी शर्तें मनवाएं, ये सब चीजें ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और किस टाइप के हैकर्स होते हैं जो डाटा ब्रीच करते हैं, तो होते हैं स्क्रिप्ट किडीज। अब ये स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं, ये इनएक्सपीरियंस हैकर्स होते हैं, ये मतलब इतने प्रोफेशनल हैकर्स नहीं होते, और ये थोड़े अटेंशन सीकर्स टाइप होते हैं, मतलब इनको ना थोड़ी अटेंशन चाहिए होती है कि यार हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ नाम है, हम भी कुछ इस तरह की कोई चीज़ है भाई, हमारा भी कुछ नाम है, मतलब मार्केट में हमारा भी कुछ नाम है, ये सब ये बताने के लिए होते हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ, 2000 में एक माफिया बॉय नाम के लड़के ने ईबे, CNN और याहू को एक बेसिक हैकिंग टूल्स के जरिए हैक कर लिया था। सिर्फ प्रोफेशनल हैकिंग टूल्स नहीं, सिर्फ बेसिक हैकिंग टूल्स के जरिए हैक कर लिया था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि इन्फॉर्म कंसेंट। अब ये इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? डिजिटल एज में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना है वो हमारा रोज का एक रूटीन पार्ट बन चुका है, चाहे हम एप्स के थ्रू करें, वेबसाइट के थ्रू करें या फिर सोशल मीडिया के थ्रू करें। बट ये कंपनीज हमें बताती नहीं है कि भाई ये हम डाटा किसको दे रहे हैं, कब तक के लिए रख रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसलिए इन्फॉर्म कंसेंट जरूरी होता है। इन्फॉर्म कंसेंट ये इंश्योर करता है कि यूजर्स का डाटा कैसे कलेक्ट होता है, मतलब हाउ इट विल बी कलेक्टेड, हाउ इट विल बी यूज, मतलब वो कैसे यूज किया जाएगा, वो कितने टाइम के लिए स्टोर किया जाएगा, क्या उसके रिस्क हो सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट क्यों जरूरी होता है? वो इंश्योर करता है एक यूजर की प्राइवेसी को, ट्रांसपेरेंसी को और एक ट्रस्ट को। अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल जैसी कंपनी वो अपने यूजर्स का डाटा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। अगर हम रिसेंटली एक केस के बारे में बात करें ना, तो अरविंद केजरीवाल का जो आईफोन था उसमें अगर गवर्नमेंट ने मांगा था कि भाई इनका डाटा दो, एप्पल ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम इनका डाटा बिल्कुल नहीं दे सकते, हम अपने यूजर्स के डाटा के लिए बहुत प्रायोरिटी रखते हैं, बहुत हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हम बिल्कुल यूजर्स का डाटा शेयर नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ कोई एप्पल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वैसे हालांकि ये प्रमोशन ही होगा यार, और एप्पल वाले मुझे इसके पैसे चाहिए, ठीक है। हालांकि आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने तो बताया कि आपका डाटा लीक हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा, आपके साथ फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा यार एक काम करते हैं, हटाओ अलग, मोबाइल ही रखना छोड़ दे, कुछ भी नहीं करना, मतलब हम तो वो कीपैड वाला मोबाइल रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे हम हेल्थ के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे हम ड्राइविंग के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, वैसे ही हम एक सेम टू सेम हमें डिजिटल वर्ल्ड में भी कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जैसे कि सबसे जरूरी होता है पासवर्ड। अब पासवर्ड मैंने देखा है ना, अभी भी देखा है मैंने लोगों को, अब आप पासवर्ड लिख रहे हो, कोई आधार कार्ड का फॉर्म नहीं भर रहे हो कि आप उसमें अपना नाम भी लिखो, पता भी लिखो और फिर उसको मिला मिलू कर कुछ भी हर कुछ पासवर्ड बना दो। ये ऐसा नहीं है। पासवर्ड रख रहे हो तो इसको स्ट्रांग रखो। पासवर्ड जो है ना एक दरवाजा है, उसकी चाबी है, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड में एक दरवाजा है, उसकी चाबी है।
जिसमें आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, आपके तरह तरह के और भी अकाउंट्स हो सकते हैं। अगर वो चाबी ही आप कमजोर बनाओगे तो इजिली वो ताला किसी से भी खुल जाएगा, ठीक है। और अगर वो चाबी आप मजबूत बनाओगे ना तो वो ताला खोलना मुश्किल होगा। हम अगर फिजिकल वर्ल्ड में भी देखें तो भाई हम जो है क्या नाम से एक अच्छे क्वालिटी का लॉक लेते हैं ताकि हम क्या नाम से चोरों से अपने घरों को हिफाजत कर सकें, उनकी सेफ्टी कर सकें, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना बहुत जरूरी है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मतलब मिक्स कैरेक्टर जैसे, और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, कुछ के नाम पे क्या बोलते हैं यूनिक नंबर्स डाल दो, इस तरह का पासवर्ड हमें बनाना चाहिए। अब अच्छा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का ना कुछ लोग इस तरह का पासवर्ड बना लेते हैं, ये कोई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है, इसको ना कोई बच्चा भी क्रैक कर सकता है। ये इसमें हालांकि इसमें सब चीजें हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, सब चीजें हैं, बट ये कोई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा बैठो भाई। पासवर्ड बना रहे हो आप, बैंकिंग अगर बना रहे हो तो मैं तो कहता हूँ कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा 12 से लेकर 16 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाओ, और इतना मुश्किल बनाओ, इतना मुश्किल पासवर्ड बनाओ कि खुद ही भूल जाओ। हाँ मतलब खुद ही भूल जाओ। अब बोलोगे कि भैया हम कैसे एक्सेस करें जब खुद ही भूल गए, तो उसको कहीं आप लिख के रख लो। अब लिख के रख लो तो ये भी नहीं है कि नोटपैड में आपने लिख लिया, मतलब डिजिटल नोटपैड में हमने भाई इधर लिख लिया कहीं उधर लिख लिया, डिजिटल में नहीं कह रहा मैं, कागज में लिख रहे को कह रहा हूँ। मतलब पेन उठाओ और लिखो भाई, अपना पासवर्ड लिखो और उसको कहीं सेफ जगह रख लो, कहीं भी रख लो उसको, सेफ जगह रख लो, कोई अलमारी में रख लो, ताबीज बना के पहन लो। मतलब कहने का ये है कि भाई उसको एक सेफ जगह रखो ताकि तुम के नाम से सेफ रह सको। दूसरी चीज ये है कि हम ना बहुत सी एप्स जो है ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का हमें ऑप्शन देती हैं। ये बहुत जरूरी चीज होती है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे सामने वाले के पास अगर आपका ईमेल आईडी भी चला गया, पासवर्ड भी चला गया, ठीक है, तो वो आपका ना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा कि उसने पासवर्ड तो डाल दिया, एक लॉक तो खुल गया, ठीक है, लेकिन दूसरा लॉक लगाया है जो क्या नाम से को बोलते हैं, जो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक मैसेज भेजता है, एक ओटीपी भेजता है जो आपके पास जाता है, आपके डिवाइस में जाता है जो आप यूज करते हो। तो वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपके अकाउंट को देता है। तो जो भी ये एप्स, वेबसाइट्स जो भी ये प्रोवाइड करें, तो आप इस सर्विस का जो क्या नाम से को बोले यूज जरूर करें। तीसरी चीज ये होती है कि हम सेम पासवर्ड ना हर जगह रख रहे हैं। जैसे कि नाम बोले इसका पासवर्ड है, ये हमने हर जगह रख लिया। एक पासवर्ड को हमने जीमेल में भी रख लिया, बैंक में भी रख लिया, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, सब जगह रख लिया। अब इससे होगा क्या, उसने हैकर ने एक चाबी ली और सारे के सारे ताले खोल दिए। अब इसमें क्या होगा कि आपका जीमेल अकाउंट भी गया, आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी गया, आपके बैंक अकाउंट भी गया, सब खाली हो गया। तो हमेशा यूनिक पासवर्ड हर एक चीज के लिए रखें। मतलब सोशल मीडिया के लिए अलग पासवर्ड रखो, जीमेल के लिए अलग पासवर्ड रखो, बैंक के लिए अलग पासवर्ड रखो। सबसे ज्यादा तो आपको बैंक में जो है ना क्या नाम से को बोलते हैं पासवर्ड बिल्कुल यूनिक टाइप रखना है। और एक सेफ्टी फीचर्स में बताता हूँ, क्या हम हमेशा ना एक पासवर्ड को, जैसे भाई अकाउंट हमने बना लिया और अब हम रखे हुए हैं उसको, भाई बरसों हो गए, चेंज ही नहीं करा, हटाओ अलग, कौन चेंज करे, नहीं उसको ना मतलब क्या बोलते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा, वो साइबर एक्सपर्ट भी ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 6 महीने में इंसान को अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। और क्या नाम से क्या बोलते हैं, मतलब हर 6 महीने में अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है जैसे ना वो केयरलेस होते हैं। देखिए बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन होता है ना तो आपके पास मैसेज आता है। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, ये सर्विस उनपे ऑन ही नहीं होती। मतलब क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है इनमें, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। बल्कि बाद में पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन होगा, ये हो गया। अच्छा इसमें मैं खुद में बता रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें मतलब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मतलब उनका 1 रुपये कटा, 2 रुपये कटे, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कुछ 1 रुपये कटा है, 2 रुपये कटा है, और ऐसे करते करते उनका पूरा अकाउंट खाली हो गया। मतलब लाखों रुपए चले गए, लोगों के लिटरली लाखों रुपए चले गए। अब क्या नाम से हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो जो आपने करा ही नहीं, ये चाहे वो 1 रुपये का हो, 10 रुपये का, कितने भी रुपए का हो, मैं कहता 1 रुपये का ही क्यों ना हो, वो आपको फौरन उसमें अलर्ट होना है। मतलब अलर्ट मोड एक्टिव करना है अपना। फौरन कस्टमर केयर में आप कॉल करो, फौरन बैंक जाओ, भाई कहो कि ये क्या है क्या नहीं। अगर कुछ आपको लगता है सस्पिशियस एक्टिविटी, फौरन अपना अकाउंट ब्लॉक करवा लो, ठीक है। चीजें हो गई, क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। थर्ड सेगमेंट में मैंने बात करी थी इन्फॉर्म कंसेंट की। इन्फॉर्म कंसेंट से रिलेटेड हालांकि जो बाहर के देश हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो उसमें एक लॉ है GDPR, यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। तो भाई हमारा इंडिया ही क्यों पीछे रहेगा, इसलिए बनाया गया है DPDPA, यानी कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023।
अब ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये जो बिल बनाया गया है ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अगले पार्ट में डिटेल में कि क्या क्या इसमें खासियत है, किस किन चीजों को एग्जम्पशन मिले, कौन कैसे डाटा कलेक्ट करेगा, कैसे डाटा कलेक्ट होगा, कैसे डाटा यूज होगा, किस टाइम के लिए रखा जाएगा डाटा, हर चीज इस बिल में दी गई है। हर चीज जो इन्फॉर्म कंसेंट में मैंने बताया है वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में एक नेक्स्ट पार्ट में। और वह वीडियो खत्म नहीं हुई है, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। आप पता कर सकते हो कि आपका डाटा कहाँ कहाँ लीक हुआ है। इसके लिए आपको मैं 2 वेबसाइट बताता हूँ, एक है अवस्थ और एक है हैव आई बीन पॉन्ड। अवस्थ में आपको जाना है AVAST avast.com। इसमें आप जाएं, इसमें आप अपना ईमेल आईडी दें। इसमें आप जैसे आप ईमेल आईडी करोगे और जैसे आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ईमेल आईडी कहाँ कहाँ लीक हुआ है, क्या क्या डाटा लीक हुआ है। अगर आपके कंट्रोल में हो तो आप उनको वेबसाइट्स को जो है ना आप ईमेल कर सकते हो, इस डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और हो सके तो आप ये क्या नाम से अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर दो। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। और जो दूसरी वेबसाइट है वो भी यही काम करती है, हैव आई बीन पॉन्ड में भी यही है कि आपका डाटा कहाँ का लीक हुआ है वो भी यही चीज बताता है। तो हो सके तो अपना वो जो जीमेल पासवर्ड है वो चेंज कर दो, और अगर हो सके तो मैं यही रिकमेंड करूंगा वो अकाउंट ही आप डिलीट कर दो आपकी सेफ्टी के लिए। और वकील साहब का ये नया अंदाज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो। जय हिंद।